अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 11B। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के पैरेलल फोर्सेस कंप्लीट कर ली थी। होपफुली आप लोगों ने उनको अपने रजिस्टर्स में लिख लिया होगा। और उसके अलावा मैंने आप लोग को इक्विलिब्रियम में स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क आप लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और टॉर्क भी बोलते हैं इसको हम, और क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दी थी, अगर आप लोग को याद हो, मैंने डोर की एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था डोर जो होता है वो अटैच हुआ होता है, तो हम आप जो जिस चीज़ से अटैच होता है हम उसको बोलते हैं, वो उसके हिंजेस हैं, उससे अगर वो अटैच हुआ है और उसी के अराउंड वो मूव कर सकता है। ये नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाए। तो मैंने बोला था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, या लाइक उनकी एक एक्सिस होता है जिसके अराउंड ही वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो, और फिर आप लोग अपने अपने घर में डोर्स देख भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट अभी होते फिजिकली तो मैं आप लोग को डोर को मूव करवा के भी देखती। अब जब मैं आप लोग को ये पढ़ा रही हूँ तो आप लोग का काम ये है कि आप लोग अपने घर में अपनी डोर की एग्जाम्पल बहुत ईजीली आप लोग देख सकते हैं, उसको आगे पीछे मूव करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क क्या है? इफ अ बॉडी इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस देन अ फोर्स अप्लाइड प्रॉपरली ऑन द बॉडी विल रोटेट इट अबाउट दैट एक्सिस। अगर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर सकती है तो अगर हम उस पर जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो ये तो नहीं है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, नहीं, वो उसी एक्सिस के अराउंड उसको मूव करवाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, डोर होती है। दूसरी एग्जांपल व्हील ऑफ अ कार हो सकते हैं, ठीक है। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ये टर्निंग इफेक्ट यानी अगर फोर्स अप्लाई करने से कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है अपने ही एक्सिस के अराउंड, तो वो क्या कर रही है, यानी टर्न आ रहा है, उसके अंदर टर्न हो रहा है, तो ये टर्निंग इफेक्ट हमारे पास क्या कहलाता है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स कहलाता है। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब आप देखें, जो टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? किसी भी फोर्स की वजह से। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस पोजीशन पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फिगर देखते हैं, इसमें अगर ए के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी, ठीक है, अगर हम लोगों ने ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज मूव करेगा, जो कि है यूं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी बी के ऊपर, ये जो बी पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास ये कैसे मूव करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो क्लॉक के डायरेक्शन में चल रहा होता है। और काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जैसे कि क्लॉक चल रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी होता है। फिर मैंने बताया जो फोर्स अप्लाई कर रही होती है उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी देखना पड़ता है। उसकी वजह से आपके पास एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्लॉकवाइज भी आ जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोग को अगर डोर की एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोग, अब ये एग्जांपल अगर हम लोग स्कूल में होते तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको खुद से डोर बता सकती थी कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। अब आप लोग को करना ये है कि जिस तरह से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ ना, वहाँ पे आप लोग खुद अपने अपने पास डोर को लेके और उसको ऑब्जर्व करके देखें। ये आप लोग के पास अटैच हुआ है डोर, तो ये इसका एक्सेस हो गया, ठीक है। अभी ये डोर क्लोज है, ये डोर इस तरह से मूव कर सकता है, या तो यूं ओपन होगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मूव खुद ब खुद तो नहीं डोर करता, आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोग यहाँ से, जहाँ ये वाली जो चीज़ है, यहाँ से यानी डोर के बिल्कुल एंड से आप लोग इसको मूव करवाएं, सही है, इस तरह से मूव करवाएं। और उसके बाद यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके, जहाँ पे ये अटैच हुआ है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ से मूव करवा के देखें। और आप लोग ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? आप लोग यहाँ पे, आप लोग के पास यहाँ पे इस साइड पर आप लोग देखेंगे
यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है बिल्कुल एंड पर डोर के, आप लोग वहाँ से जब मूव करवा रहे होते हैं तो बहुत इजीली हमारा डोर जो है वो मूव कर देता है, जब भी यहाँ पर हैंडल्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सिस के करीब होगा और आप मूव करवाना चाहेंगे तो आप मूव नहीं करवा सकेंगे इतना ईजिली, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ तो आ गई फोर्स, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक चीज़ तो हमारे पास क्या हो गई, फोर्स हो गई, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस हो गया। सही है, एक्सिस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा हम इजीली कम फोर्स अप्लाई करेंगे और इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। और जितना कम एक्सिस से डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करें अपने अपने घरों के जो भी डोर्स हैं, रूम का कोई सा भी डोर ले लें और उसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं, मतलब ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, वी शैल स्टडी द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टर्निंग इफेक्ट अबाउट सम एक्सिस व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं कि टर्निंग इफेक्ट पे यानी टॉर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, कोप्लेनर फोर्सेस यानी एक ही प्लेन के अंदर काफ़ी फोर्सेस हैं। कंसीडर द रोटेशन ऑफ अ हैवी व्हील, जो हमारे पास यहाँ पे फिगर 6.4 बनी है। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द व्हील कैन बी रोटेटेड मोर इजीली एंड क्विकली बाय अप्लाइंग अ फोर्स F परपेंडिकुलर टू स्पोक एट अ सेम पॉइंट A। ये देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया व्हील का, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ईजिली क्या करता है, रोटेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये है फार फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से क्या है, दूर है। देन बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स F एट अ पॉइंट B। अब ये पॉइंट बी देख लें, ये क्या है हमारे पास, एक्सिस के करीब है। तो जितना एक्सिस के करीब होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए, जितना ज़्यादा एक्सिस से दूर होगा उतनी कम फोर्स में बहुत ईजिली कोई भी चीज़ मूव कर सकती है। दिस मीन्स दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज ग्रेटर द फार्दर इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी हमारे पास क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा अगर आप लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, एक्सिस से दूर हो उसका डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। It is not the distance from the axis to the point of application of the force. If the same force is applied at C rather than A, where OC is equals to OA, there will be no turning effect as the line of action of force now passes through axis and so the perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force is 0. अगर हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है, अभी मैंने आप लोग को जो एग्जांपल दी थी, आप लोग अपने अपने घरों में देखिएगा जहाँ पे एक्सिस होता है, ठीक है, जहाँ से ये अटैच हुआ होता है हमारे पास क्या चीज़, डोर। तो हमारे पास हैंडल क्या होते हैं, जैसे डोर के बिल्कुल एंड के ऊपर हैंडल लगा हुआ होता है, आप लोग जो उसके ऊपर मूव करवा रहे हो तो डिस्टेंस जो होता है वो आप लोग के पास अगर स्ट्रेट लाइन में होता है और आप जो मूव करवाने के लिए करते हैं तो आपका हैंड और डोर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया फोर्स के साथ, अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ। अच्छा, अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि आपका जो बिल्कुल डोर का एंड होता है, ठीक है, एक साइड पर ये अगर मैं बोलूँ ये एक्सिस है, ठीक है, ये डोर का एंड हो गया, यहाँ पे आपके पास एक हैंडल लगा हुआ है जिससे आप मूव करवा रहे हैं। अब ये वाला जो डोर का पॉइंट्स होते हैं, यानी यहाँ से जो डोर नज़र आ रहा होता है, आप लोग इधर से एक्सिस देखें और इधर से अगर आप लोग अपने इसको डोर को देखेंगे तो आप लोग अगर इस साइड पर फोर्स अप्लाई करेंगे, डोर के इस साइड पे फोर्स अप्लाई करें और आप देखें इस साइड पे जितनी भी फोर्स अप्लाई कर देंगे आपका डोर मूव नहीं करेगा। सही, कितनी ही फोर्स अप्लाई कर दें आपका डोर मूव नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए जब आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं लिया, जैसे कि अभी व्हील वाली एग्जांपल में, तो आप लोग के पास टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है क्लास, ओके।
The perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of the force is called the moment arm of the force. Perpendicular distance हमारे पास क्या कहलाता है? The perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force is called the moment arm of the force. हमारे पास क्या कहलाता है? Moment arm कहलाता है. जो perpendicular distance क्या कहलाता है? Moment arm of the force कहलाता है. Thus, one factors that determine the torque or moment of a force is the moment arm of the force. यानी तो मैं अगर factors लिखूं तो हमारे पास कौन कौन से factors आएंगे? Number 1, moment arm of the force, arm of the force, और number 2, magnitude of force. Number 2 factor क्या होता है? Magnitude of force. दो आ गए. एक तो आप लोगों की जाहिर सी बात है, जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है उसका क्या मैग्नीट्यूड है. नंबर 2, मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स. मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. अब ये जो एग्जांपल आप लोग आपकी बुक के अंदर है, फिगर 6.5 है, इसको भी आप लोग को डिफाइन किया गया है कि अगर इस वाली फिगर को देखें, फिगर 6.5 में O जो है इसका मिड पॉइंट है और वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है. F1 और F2 परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं. F1 और F2 क्या हैं? दोनों टू फोर्सेस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं टू द बार. ठीक है. अब अगर मैं रोटेशन देखूं, F1 कैसे मूव करवाएगी? F1 जो मूव करवाएगी, ये देखें इस वाली फिगर को, F1 अगर फोर्स अप्लाई होती है तो मूव करवाएगी यूं, यानी क्लॉकवाइज. और ये वाली कैसे मूव करवाएगी? अगर ये वाली मूव करवाएगी तो ये कैसे मूव करवाएगी? एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगी. ठीक है. F2 कैसे मूव करवाएगी? एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगी ऑब्जेक्ट को. अच्छा, क्यों? क्योंकि देखें F1 जो है वो इस तरफ बनी हुई है, ये वाली मूव करवाएगी तो यूं मूव करेगा, और अगर ये वाली मूव करवाएगी तो ये इस तरह से मूव करेगा. उल्टा ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना. तो ये इस तरह से मूव कर रही है, ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और ये इस डायरेक्शन में हो गई तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई. ठीक है. F3 जो है वो डिफरेंट केस हो गया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो किस किस में आ रहा है? F1 और F2 जो है वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर बना रही हैं. किसके साथ? डिस्टेंस के साथ. ठीक है. अच्छा, another factor that determines the torque or moment of a force is magnitude of the force. It can be observed that the greater the force, the greater is torque or moment of a force. अगर हमारे पास फोर्स ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, यानी मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी ज़्यादा होगा. Thus the magnitude of the force and the movement arm are two quantities which are important in measuring the torque or movement of a force. Torque or movement of a force about an axis is product of the force and its मूवमेंट आर्म. अगर मैं पूछूं टॉर्क को डिफाइन करें, ये तो मैंने फैक्टर्स लिख दिए ना. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क हमारे पास होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स. ठीक है. तो टॉर्क जो है वो टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारे पास कहलाता है टॉ, और F इंटू डी. इसका अगर मैं यूनिट आप लोगों से बोलूं तो यूनिट क्या निकल के आएगा? फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर. तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर. टॉर्क का यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर. ठीक है. इट इज अ कन्वेंशन दैट अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज के अपोजिट जो होती है वो डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? टॉर्क कौन सा लेते हैं? वो पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं, और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव लेते हैं. और इसके बाद इसका यूनिट यहाँ पर डिफाइन किया गया है. ठीक है. अच्छा, ये फिगर 6.5 जो मैंने अभी आप लोगों को करवाई, इसके अंदर मैंने बताया कि F1 जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और F2 जो है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. और F3 जो है वो क्या है? एक डिफरेंट केस है. उसके लिए आप लोग देखें, perpendicular distance from axis of rotation O to the line of action of the force F3 is OC. perpendicular direction इन्होंने OC निकाली है और उसके बाद फिर इसको मूव करवाया है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो नहीं बना रहा. F3 जो है वो डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं था ना, तो इसी वजह से फिर उसको उन्होंने क्या निकाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला. अब अगर मैं इस फिगर को इस तरह से करके देखूं
तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये और ये, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को इसमें से करना क्या है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे टॉर्क की डेफिनेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का होमवर्क क्या है, और डोर की जो मैं बार बार एग्जांपल्स आप लोगों को बोल रही हूँ ना, वो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। डोर वाली एग्जांपल ज़रूर से अपने घर में इसको करिएगा। सबसे पहले होमवर्क आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, इसके आगे लिखिएगा टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, दोनों चीज़ें बोलते हैं। तो आप लोग के पास क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। पेज नंबर 87 पर सेकंड लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 87 पे सेकंड लाइन में ही डेफिनेशन ऑफ टॉर्क है। समरी में मिले वहां से देख लीजिएगा, वरना यहाँ से लिख लीजिएगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे मैथमेटिकली, फिर लिख सकते हैं इसमें इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। तो हम लिख सकते हैं वो जो मैंने लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आपकी बुक में लिखा हुआ है मूवमेंट आर्म, ठीक है। मूवमेंट आर्म लिख लीजिएगा, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो गया। उसके बाद आपने एक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क लिखी, मैथमेटिकली में ये लिख लीजिएगा। फिर इसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, एक हेडिंग डलेगी फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, नंबर 1 पहले मैंने लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और नंबर 2 मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको और अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। कुछ ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।